नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं गोविंद सर जी। कल देखना पिछले जो वीडियो में हमने आपको सारे सॉल्यूशन चैप्टर से जो सारे टॉपिक क्लियर कराए थे, मैं एक बार उनका तेजी के साथ रिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हेमांक का अवनमन है और पराशर दाब है, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ हमने अपसामान्य अणुभार तक आपको क्लियर कराया था। एक्चुअली में ये पूरा जितना भी हमने आपको रिवाइज कराया मेरे पिछले वीडियो में डला हुआ है। 8 से 9 वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे, क्रमवार उन वीडियो को देखकर अपना पूरा क्लियर कर लें। और आज से फिर हम आगे आपको दिखाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर कल तक हमने आपको अपसामान्य अणुभार पढ़ाया था, एबनॉर्मल, सामान्य अणुभार और अपसामान्य अणुभार। उसी के आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको अपसामान्य अणुभार ये आपको पढ़ाया था। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का अगर हमें अणुभार निकालना है, तो अणुभार अगर हम उसको निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकली निकाल रहे हैं, प्रयोगात्मक मान निकाल रहे हैं, है ना। और एक जो मान होता है हमारा, क्या नाम, फार्मूले के अनुसार निकालते हैं। अरे बात, तो वो सामान्य होता है जो फार्मूले के आधार पे हम निकालते हैं। जैसे C2H5OH एथेनॉल है, वो आपका सामान्य हो गया। और जो न्यूमेरिकल के रूप में निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वो अपसामान्य हो गया, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल कंडीशन कब होती है, मैंने भी आपको बताया था कि एबनॉर्मल कंडीशन आपकी, एबनॉर्मल जो कंडीशन है, अपसामान्य या असामान्य अणुभार जो संभावना है, वो कब संभव होती है, जब कोई वैद्युत अपघट पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यानी कि आयनिक पदार्थ को हम विलय करते हैं, तो वो वियोजित होता है या फिर संयोजित होता है। वियोजन और संयोजन के कारण ही अणुभार में अपसामान्यता उत्पन्न होती है। इतनी चीज हमने आपको कल क्लियर कराई थी। तो ये है आपका अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार के कारण भी हमने बताए थे कि वैद्युत अपघट पदार्थ, अगर मान लीजिए वैद्युत अनपघट पदार्थ को हम विलय करते हैं, तो अपसामान्यता उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन वैद्युत अपघट पदार्थ को अगर हम विलय करते हैं तो अपसामान्यता उत्पन्न होती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर अपसामान्य अणुभार, अपसामान्यता के कारण हमने बताया था, या तो संयोजन होता है, संयोजन के कारण, और नंबर 2 होता है वियोजन के कारण। अगर मान लीजिए कोई भी वैद्युत अपघट पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं और वो संयोजित हो जाए, ठीक है ना, तो आने वाला अणुभार आपका अधिक होगा। ठीक है। और अगर कोई भी वैद्युत अपघट पदार्थ को हम जल में विलय करते हैं, ठीक है ना, जल में विलय करते हैं, तो उसका जो अपसामान्य अणुभार निकलेगा वो सामान्य से कम निकलेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो अपसामान्यता के 2 कारण हैं, संयोजन के कारण या वियोजन के कारण। हमने कल भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। जैसे मान लीजिए ये एसिटिक एसिड है, COOH, 2 मॉलिक्यूल, ये संयोजित होकर बन गए आपके CH3COOH का होल ट्वाइस। तो ये 2 अणु आपके एसिटिक अम्ल के संयोजित होकर ये डाइमर के रूप में बन गया। तो ये संयोजन हो रहा है, ये संयोजन का केस है, ये संयोजन अवस्था है, संयोजन। वियोजन का भी हमने आपको उदाहरण बताया था। NaCl आपका टूट जाता है Na+ और Cl-, ये वियोजन का केस है। तो जब कोई वैद्युत अपघट पदार्थ संयोजित या वियोजित होते हैं, है ना, जब कोई वैद्युत अपघट पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, वैद्युत अनपघट पदार्थ में ये बातें नहीं होती हैं।
तो वैद्युत देखो अभी तक जितने भी हमने आपको न्यूमेरिकल पीछे पढ़ाए थे, वासुदाब का, अपेक्षिकौनमन, क्वथनांक का उन्नयन, यमांक का उन्नयन, वहां पर जितने भी हमने आपको अणुसंघ गुणधर्म पढ़ाए हैं, है ना बेटा, पराशर दाब, तो यहाँ जो न्यूमेरिकल हमने आपको कैलकुलेट करवाए तो वहां पर सारे के सारे आपके कौन सा विलेय पदार्थ लिया जाता था? अभास्पशील विलेय पदार्थ। और यहाँ पर आप अभास्पशील यानी वैद्युत अनवघट है, और यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? वैद्युत अपघट। तो वैद्युत अपघट पदार्थ जब लिए जाते हैं तभी आपका अपसामान्यता उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो अपसामान्यता क्यों उत्पन्न होती है? संयोजन के द्वारा। भाई जैसे मान लो एस्टिक एसिड है, ये संयोजन हो गया, ये NaCl है, हमने पानी में घोला तो ये वियोजित हो गया, तो ये दो प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात हमारी? देखिए, तो यहाँ पर संयोजन या वियोजन के कारण ही अपसामान्यता, अणुभार में अपसामान्यता उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब अपसामान्यता उत्पन्न हो गई भाई, अलग अलग अणुभार आ गए। तो यहाँ पर होता क्या चीज है कि यहाँ पर वान ठाप ने एक कारक प्रस्तुत किया, क्योंकि देखो फार्मूले यहाँ पर अपसामान्यता, अणुभार में अपसामान्यता होगी, इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है? अणुसंघ गुणधर्म, जो हमने आपको अणुसंघ गुणधर्म पढ़ाए हैं उसमें इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो वहां पर वान ठाप ने एक कारक प्रस्तुत किया, जैसे हम वान ठाप कारक या वान ठाप गुणांक कहते हैं, जैसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, तो इसके आगे इसी से संबंधित अपसामान्यता उत्पन्न होती है, तो अपसामान्यता को दर्शाने के लिए हम वान ठाप गुणांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। वान ठाप गुणांक या वान ठाप कारक, गुणांक लिख दो, गुणांक, वान ठाप गुणांक रिप्रेजेंटेड बाय I। तो वान ठाप गुणांक क्या होता है? ठीक है भाई, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी अणुसंघ गुणधर्म का प्रेक्षित मान और परकलित मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। किसी अणु संख्य गुणधर्म, किसी अणुसंघ गुणधर्म के प्रेक्षित मान, ठीक है ना, प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान बताया था हमने पिछली वीडियो में, प्रेक्षित मान तथा परिकलित मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक या कारक कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी अणुसंघ गुणधर्म का नंबर 1, जैसे I, परासरण दाब का प्रेक्षित मान। ठीक है, परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेक्षित मान, सफिक्स में प्रेक्षित या ऑब्जर्व्ड लिख दो, प्रेक्षित बटे परासरण दाब का परिकलित मान, परिकलित, समझ में आ रही? शॉर्ट में अगर आप P भी लिख सकते हो, P ऑब्जर्व्ड अपॉन P कैलकुलेटेड, ये I है ना। तो I क्या है? वान ठाप गुणांक, यानी कि जिस अणुसंघ गुणधर्म के लिए हम निकाल रहे हैं, जिस अणुसंघ गुणधर्म के लिए हम निकाल रहे हैं उसका प्रेक्षित मान और उसका परकलित मान। प्रेक्षित मान क्या होता है? मैंने बोला ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो ज्ञात की जाती है, जो न्यूमेरिकली या प्रयोगात्मक जो अध्ययन करके निकालते हैं। और दूसरी जो आपकी वैल्यू है परकलित वैल्यू, है ना, परकलित होती है कैलकुलेटेड, जो फार्मूले से ज्ञात की जाती है, जो दी जाती है, फार्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं।
तो ये आई हो गया पराशर दाब के लिए। आई हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? टीबी, टीबी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू और डेल्टा टीबी की कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर तीसरा आई बराबर, तो आई पराशर दाब के लिए है, ये क्वथनांक के उन्नयन के लिए है, ये हिमांक के अवनमन के लिए हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड बटे डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। ठीक है, 3 वैल्यू हो गई। चौथी देखो, ध्यान से देखो भाई चौथी को। तो आई बराबर पराशर दाब हो गया और क्वथनांक कौन है? पी ऑब्जर्व एंड डेल्टा पी कैलकुलेटेड। ये अवनमन हो गया वाष्प दाब में। एक बार याद रखना है आपको, आई बराबर अणुभार के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है? अणुभार के रूप में। तो अणुभार के रूप में क्या होता है कि यहाँ सब में प्रेक्षित मान ऊपर है। ठीक है, प्रेक्षित बटे परकलित, प्रेक्षित बटे परकलित। अणुभार में क्या होता है? परकलित बटे प्रेक्षित होता है, यानी परकलित अणुभार, परिकलित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। ये उल्टा है, समझ में आ रही ना? परकलित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। अणुभार के लिए ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको आप याद रखना ध्यान से, है ना? तो ये आई का हम प्रयोग कब करते हैं? आई का प्रयोग हम कब करते हैं? जब अणुभार में असामान्यता उत्पन्न होती है या वैद्युत अपघट पदार्थ के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है ना? तो ये आई है वान ऑफ गुणांक है, वान ऑफ गुणांक है, वान ऑफ कारक है, जो कि प्रेक्षित और परकलित किसी भी अणुसंघ गुणधर्म के प्रेक्षित और परकलित मान के अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे मान लिया पर्टिकुलर फार्मूला में हमें लेना है कि किसी अणुसंघ गुणधर्म में हम आई लेना है, तो आई का मान मैंने बोला कि आई एक वान ऑफ गुणांक है और उसको हम सीधे सीधे क्या नाम फार्मूलों में भी ले सकते हैं अणुसंघ गुणधर्म के लिए। लेकिन हाँ, लेना किसके लिए? मैंने बोला कि वैद्युत अपघट पदार्थ के लिए। देखिएगा इसको इस फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो, ये परिभाषा के आधार पे है। इसकी जो डेफिनेशन है कि परकलित, प्रेक्षित और परकलित मान किसी भी अणुसंघ धर्म के प्रेक्षित और परकलित के अनुपात को, ये हो गया पराशर दाब का प्रेक्षित परकलित, ये क्वथनांक का उन्नयन प्रेक्षित परकलित, ये हिमांक का अवनमन प्रेक्षित परकलित, वो पराशर दाब अवनमन प्रेक्षित परकलित, और ये अणुभार परकलित प्रेक्षित। ये उल्टा है, इसको याद रखना है। अब यदि इसको हम फार्मूले के रूप में भी दिखाते हैं, देखो तो यहाँ पर नंबर 1 जैसे आपने पढ़ा था P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू, ठीक है भाई, n अपॉन n प्लस n। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पहला वाला। तो यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई कर देना है बस, ये आपका बन गया फार्मूला। अब आई, अब जैसे मान लो कोई वैद्युत अपघट पदार्थ NaCl, तो NaCl में 2 आयन होते हैं तो आई बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन निकाला भी जाता है वो तो देखेंगे, सिचुएशन के आधार पे होता है। नंबर 2 जैसे हमने आपको बोला डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 अपॉन एम इंटू ये ग्राम में। ये एक फार्मूला है क्वथनांक का उन्नयन, तो यहाँ भी आई इंक्लूड कर दोगे, वान ऑफ गुणांक आई और इंक्लूड हो जाएगा। ये केवल आयनिक यौगिकों के लिए हो, ऐसे सीख लो, आयनिक यौगिकों के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए, इसके लिए होता है भाई, आयनिक यौगिकों के लिए, है ना? तो हिमांक का क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन, यहाँ भी आई इंक्लूड, कुछ नहीं करना, वही फार्मूले हैं, खाली आपको आई इंक्लूड कर देना, आई का गुणा कर देना है। अब आई कैसे कैलकुलेट होगा वो अभी हम बताएंगे। तो आई स्मॉल डब्लू, ये वही फार्मूला रहेगा बेटा, ग्राम, ओके,
वही फार्मूला है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का उन्नयन हो गया। पराशर दाब वाला फार्मूला, पराशर दाब का क्या था बेटा? PVINST या RT, ये पराशर दाब वाला फार्मूला हो गया। यहाँ भी I इंक्लूड है। आप सादा फार्मूला क्या था? PV बराबर NST, है ना, वही फार्मूला है। तो ये सब में I इंक्लूड हमने किया है। क्या इंक्लूड किया बेटा? I इंक्लूड किया। तो I एक वान-टॉप गुणांक है, वान-टॉप कारक है, ठीक है ना। I एक वान-टॉप गुणांक है, वान-टॉप कारक है, और इसकी सहायता से हम विलयन में जो वैद्युत अपघट पदार्थ हम विलय कर रहे हैं उसके वियोजन की मात्रा, संयोजन की मात्रा, है ना, कितने अणु संयोजित होते हैं, वियोजित होते हैं, उनकी जानकारी हम याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ये आपका वान-टॉप गुणांक है आयनिक यौगिकों के लिए, ठीक है भाई। वान-टॉप गुणांक I पहले वाले अणुसंग गुणधर्म के लिए, दूसरे वाले अणुसंग गुणधर्म के लिए, तीसरे वाले अणुसंग गुणधर्म के लिए, और PV बराबर INST तीसरे वाले अणुसंग गुणधर्म के लिए। यहाँ से क्या होता है कि जैसे अभी हमने बोला वान-टॉप गुणांक, वान-टॉप गुणांक हमने I निकाला भाई, ठीक है। I की वैल्यू आपको I की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे सीधे जैसे कभी कभी I की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है I के अंदर हमें वियोजन या संयोजन की मात्रा भी निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड है, देखना। नंबर 1, वियोजन या संयोजन की मात्रा ज्ञात करना। वियोजन या संयोजन की मात्रा ज्ञात करना। आपने पढ़ी होगी वियोजन या संयोजन को, दोनों को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर वियोजन की मात्रा निकालनी है तो वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटे लिए गए कुल अणुओं की संख्या। ये वियोजन की मात्रा है। यहाँ पर हम पहला अल्फा जो है ये वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। इसी प्रकार से संयोजन की मात्रा सेम है, संयोजन की मात्रा, इसको भी अल्फा से ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बोला वियोजित अणुओं की संख्या, यहाँ हो जाएगी संयोजित अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, है ना। ऐसा नहीं करूँगा आप, संयोजित अणुओं की संख्या बटे लिए गए कुल अणुओं की संख्या। तो यहाँ से संयोजन और वियोजन की मात्रा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। संयोजन और वियोजन की मात्रा, संयोजन और वियोजन की मात्रा हम I से निकालते हैं। I आप कैलकुलेट कर लो, I के अंदर फिर हम समीकरण बनाना पड़ता है। जैसे हमने रासायनिक शास्त्र में आप पढ़ाए थे, या रासायनिक शास्त्र में आपने पढ़े होंगे, पहले समीकरण बनाते हैं, तो वहाँ पर अल्फा है ना, वहाँ बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे तब बताएंगे। तो वहाँ से हम संयोजन या वियोजन की मात्रा भी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ले तो I का मान ज्ञात कर लो, वहाँ से संयोजन या वियोजन की मात्राएं आपकी ज्ञात हो जाएंगी। तो आप देखिएगा इस पूरे चैप्टर में हमने आपको जो विलयन चैप्टर है, सबसे पहले जो विलयन चैप्टर में आपका विलयन की सांद्रता को मापने की जो इकाइयां हैं उस पे आपका न्यूमेरिकल्स आता है। तत्पश्चात विलयन के अणुसंग गुणधर्म जो 4 हमने आपको बताए उन पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं।
और हमने आपको क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का औनमन और क्या नाम वासुदाब का अपेक्षिक औनमन, इन पे न्यूमेरिकल शायद करवा दिए हैं। और इसके बाद जो बाकी के न्यूमेरिकल आपके बचे हुए हैं, पराशर दाब के हैं और वान-ठाप गुणांक के हैं, है ना, वियोजन की मात्रा या संयोजन की मात्रा निकालनी है या आई का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसके न्यूमेरिकल हम, ये थ्योरी वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो गया। इस थ्योरी वाले पोर्शन से हम आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं और कल की वीडियो में आपसे हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन चालू करते हैं। टोटली न्यूमेरिकल वाला होगा, हो सकता है जो हम करवा चुके हैं उसमें से भी करवा दें और एक्स्ट्रा भी करवा दें। आपको जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको करवाने हैं। तो कल केवल न्यूमेरिकल ही होंगे आपके। देखिएगा बढ़िया से और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आज के वीडियो।